मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं विषय के बारे में बात करूं, आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगा। यह सूचना आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से ही है। सूचना यह है कि कल रात को 8 बजे एनडीटीवी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का इंटरव्यू आया है। बहुत लंबा इंटरव्यू है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत बेहतर इंटरव्यू है। जब मैं कह रहा हूं बहुत बेहतर इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत बेहतर इंटरव्यू है, नहीं, उससे मुझे यहां मतलब भी नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिहाज से यह बहुत ही खूबसूरत इंटरव्यू है। संजय पुगालिया जी ने इंटरव्यू लिया है और बड़ी बात यह है कि यह पूरा का पूरा इंटरव्यू हिंदी में है। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये दोनों अलग अलग हैं। आप जानते हैं, अर्थशास्त्र सैद्धांतिक है, अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक पक्ष है। इन दोनों की बहुत अच्छी समझ आपके अंदर विकसित होगी और हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है उसके बारे में तो आप जान ही जाएंगे। तो करंट की भी तैयारी हो जाएगी और अर्थशास्त्र की भी तैयारी हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसके लिए समय निकालें। यह एनडीटीवी पर कल प्रसारित हुआ था। मैं कह रहा हूं कि कल प्रसारित हुआ था। मैं तारीख भी यहां बताना चाहूंगा आपकी सुविधा के लिए। तो वह तारीख थी 20 अगस्त की। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं वह टॉपिक लेटरल एंट्री को लेकर के है कि वह किस तरीके से राजनीति में उलझ गई है। हम इस पर सिलसिलेवार बातें करेंगे। डेफिनेटली 3-4 दिनों से इस पर काफी कुछ लिखा जा रहा है, न्यूज भी आ रही है और अब तो बाकायदे एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स भी आने लगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विस का जब आप सिलेबस उठा करके देखते हैं तो मेंस में जो सेकंड पेपर है उसमें केवल इतना ही लिखा हुआ है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी, बस खत्म। यानी कि लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। लेकिन इसके बारे में जब आप तैयारी करेंगे तो पूरे सिविल सर्वेंट की जो पद्धति है उस पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जब मैं कह रहा हूं कि सिविल सर्वेंट की जो पूरी पद्धति है तो डेफिनेटली भर्ती भी उसी का एक हिस्सा है। तो हम इसे पहले तो समझेंगे और फिर इसमें जो मुद्दे खड़े होते हैं उस पर हम बातें करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 साल के दौरान ही सीधे सीधे इस टॉपिक पर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप मान करके चलिए कि यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब हम कहते हैं लेटरल एंट्री, तो लेटरल एंट्री का क्या मतलब होता है? किसी भी सर्विस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए भर्ती होती है। यह लेटरल एंट्री, भर्ती तो है लेकिन लेटरल एंट्री, जिसे आप हिंदी में कहेंगे पार्श्व भर्तियां, यानी कि यह साइड से भर्ती हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं हो रही है लेकिन भर्ती हो रही है। तो क्या सीधे सीधे किसी को पिकअप कर लिया जा रहा है? नहीं। इसकी भी जो भर्ती हो रही है, जो लेटरल एंट्री जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में, बाकायदे संघ लोक सेवा आयोग ही इसकी भर्ती कर रहा है। बाकायदे उसके लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। योग्यताएं निर्धारित करने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनका जो सेवा काल रहेगा वो न्यूनतम 3 साल, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि एक बात आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू भर्ती होती है उसमें आप रिटायरमेंट तक बने रहते हैं, यदि बीच में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो। लेकिन ये जो भर्तियां हैं ये टाइम बाउंड हैं, 3 से 5 साल तक। क्लियर हो गया? दूसरी बात कि संघ लोक सेवा आयोग में ये अप्लाई करेंगे, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग बाकायदे इनके इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू लेने के बाद फिर इन्हें सेलेक्ट करेगी। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है। यहां सीधे सीधे उन्हें इंटरव्यू के जरिए भर्ती किया जाएगा। देखिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और भर्ती करने का हमारा जो पर्पज है वो पर्पज भी क्या है? पर्पज ये है कि हम अपने सिविल सर्विस में टैलेंट का पूल तैयार कर सके। और खासकर उन मंत्रालयों के लिए भर्ती की जा रही थी जो मंत्रालय थोड़े से टेक्निकल किस्म के हैं, जो विशेषज्ञता की मांग करते हैं। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग। अब आप देखिए कि ये सब ऐसे डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं जहां विशेषज्ञता की जरूरत होती है। और जब हम कहते हैं सिविल सर्वेंट, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा,
तो वो विशेषज्ञ नहीं माने जाते, उन्हें सामान्य कहा जाता है। और इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी है उसमें यह भी होता है कि सामान्य विशेषज्ञ क्या होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे यहाँ विशेषज्ञों की जरूरत है और सिविल सर्वेंट जो है हमारे यहाँ सामान्य हैं, तो हम क्या करें? क्योंकि चैलेंजेस तो बढ़ रहे हैं। देखिए आपकी साइबर सिक्योरिटी कितने चैलेंजेस हमारे सामने ला रहे हैं और दूसरी तरह के चैलेंजेस हैं। तो हमें विशेषज्ञ चाहिए। अब क्या किया जाए? सिविल सर्वेंट को आप विशेषज्ञ बना नहीं सकते, हमारा पैटर्न उस तरीके का नहीं है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए फिर सरकार ने लेटरल एंट्री का फैसला किया, राइट। और यहां मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो निर्णय है ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने सीधे सीधे ही किया है, बल्कि इससे पहले कुछ रिकमेंडेशंस हमारे सामने आई हैं। जैसे जो नीति आयोग का 3 वर्षीय एजेंडा था, इसके बाद फिर सचिवों का जो क्षेत्रीय समूह था जिसे शासन के बारे में अपने रिकमेंडेशन देनी थी 2017 में, उन सब ने ये बात कही कि नई प्रतिभाओं को लाना चाहिए और इन्हें बाहर से लाया जाना चाहिए और बाकायदे इन्हें मध्यम और वरिष्ठ लेवल पर शामिल किया जाए। याद रखिए, मध्यम और वरिष्ठ लेवल पर। जब हम कहते हैं मध्यम और वरिष्ठ लेवल, तो वो लेवल क्या है? सेक्शन ऑफिसर, जिसे आप अनुभाग अधिकारी कहते हैं, और अंडर सेक्रेटरी, ये थोड़े से नीचे के लेवल माने जाते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर मध्यम लेवल शुरू हो जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी, फिर बकायदे डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये फिर थोड़े से वरिष्ठ स्तर में आते हैं, और फिर जो सचिव होते हैं वो वरिष्ठतम स्तर पर चले जाते हैं। तो याद रखिए कि इनकी जो भर्ती होगी वो उप सचिव स्तर पर होगी। आपको मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि जो डिप्टी सेक्रेटरी का लेवल है उस तक पहुंचने के लिए किसी भी आईएएस अधिकारी को या सिविल सर्वेंट अगर दूसरी सर्विसेज से भी है और वो सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं, तो कम से कम 8 साल की नौकरी उन्हें करनी पड़ेगी। यानी कि 8 इयर्स की सर्विस के बाद वो डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं। 14 साल की सामान्यतः सर्विस के बाद वो डायरेक्टर बन पाते हैं, और सामान्यतः 18 साल की कुल सर्विस के बाद वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन पाते हैं। यानी कि यदि हम सीधी भर्ती करते हैं तो सोचिए कि वो कितना बड़ा जंप लेकर के सर्विस में आते हैं, राइट। ये स्थिति रही है। अब आइए हम देखते हैं कि मामला क्या हुआ। क्या सरकार को अचानक लगा कि नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इससे बात नहीं बन रही है? नहीं, सरकार इससे पहले भी बकायदे लेटरल एंट्री कर चुकी है। उस समय 63 लोगों की भर्ती की गई थी। उस समय भी थोड़ी सी बात उठी थी, लेकिन वह बात इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाई। आज भी उस समय की भर्ती के 57 ऐसे अधिकारी हैं जो बकायदे काम कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि जब उस समय के अधिकारी काम कर रहे हैं तो अभी क्या हो गया ऐसा कि सरकार को इसे रद्द करने के लिए यूपीएससी को पत्र लिखना पड़ा। अब आप देखें कि यूपीएससी को जो पत्र लिखा गया है उसमें बकायदे ये बात कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की आधारशिला है। उनके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को देखते हुए लेटरल एंट्री के समीक्षा और सुधार की जरूरत है। कुल मिलाकर के बात यह हुई है फ्रेंड्स कि जो विपक्षी दल हैं और भी जो दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि जब सरकार में भर्ती होती है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और जो लेटरल एंट्री हो रही है इसमें किसी तरह के आरक्षण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, और आरक्षण की जो व्यवस्था होनी चाहिए, आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से आरक्षण को साइड लाइन करने का सरकार का एक भाग है। सरकार को लगा कि हाँ, ये मामला तो राजनीतिक तूल पकड़ सकता है, तो सरकार ने इसे रद्द कर दिया। अब देखिए हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, वो ये है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके लिए 2 बहुत स्पष्ट वर्ग हैं, बहुत ही स्पष्ट वर्ग है। जो लोग ऑलरेडी सिविल सर्विस में हैं वे कतई इसके समर्थन में नहीं आएंगे कि होना चाहिए, क्योंकि इससे उनके प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। साथ ही साथ उनके साथ काम करने में भी उनको दिक्कतें आती हैं। तो ये नहीं चाहता है कि लेटरल एंट्री हो, और जो दूसरा वर्ग है वो चाहता है कि नहीं, लेटरल एंट्री होनी चाहिए। आपने अरविंद पनगड़िया जी का नाम सुना है ना, वित्त आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं। उन्होंने बकायदे कहा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। और आप दूसरे स्पेशलिस्ट से पूछेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोगों से पूछेंगे, तो वे भी कहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। सभी कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए।
ठीक है, सिविल सर्विस के लोगों के चूंकि अपने इंटरेस्ट हैं तो वो चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, और जो देश के हित में सोचते हैं या प्रशासन में गुड गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं, उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सच क्या है, इसकी व्यावहारिकता पर जाना होगा। जैसे जो कहते हैं कि होना चाहिए, वे कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी लेटरल एंट्री से आए थे, वित्त सचिव बने। इसके बाद जो आधार कार्ड जिन्होंने पूरा का पूरा एक क्रांति ला दी, नंदन नीलकेनी जी, वो बाहर से लाए गए थे। लेकिन मैं यहां आपको एक व्यावहारिक बात बताने जा रहा हूं, व्यावहारिक बात। और व्यावहारिक बात यह है कि देखिए, जब हम इनके नाम लेते हैं तो ये बिल्कुल टॉप लेवल पर आए थे। टॉप लेवल पर होने से फिर एक कमांडिंग सिचुएशन में होते हैं, तो ये कमांड कर रहे थे। लेकिन जब आप मध्यम स्तर पर लेकर के आते हैं तो सच पूछिए तो जो स्थायी ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आ रहे हैं, स्थायी ब्यूरोक्रेसी है, इनका सपोर्ट इन्हें नहीं मिल पाता है। तो काम करने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जब पहले बार भर्ती की गई थी 63 लोगों की, तो उसमें से कई लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। और उनके त्यागपत्र देने का कारण यही था कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहां ज्यादा वो गुंजाइश नहीं देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, 3 से 5 साल के बाद उन्हें फिर से लौटना है प्राइवेट सेक्टर में। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसका यह भी कहना है कि ये तंत्र में आ रहे हैं, तो तंत्र में ये प्राइवेट सेक्टर के हितों को ध्यान में रख करके पॉलिसी तैयार करेंगे। और जब तंत्र में रह करके और वापस जाएंगे तो तब भी वो प्राइवेट सेक्टर के हितों को बकायदे इस रूप में साधते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मंत्रालय में काम किया है। तो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर वालों के, या कह लीजिए कि जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनके अपने तर्क हैं, ब्यूरोक्रेसी के अपने तर्क हैं। आप इस टॉपिक पर जो भी आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स आते हैं, प्लीज आप उन्हें पढ़ते जाएं, पॉइंट्स नोट करते जाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।